होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब फारिग नहीं बैठेंगे। जाहिर है नवाज शरीफ साहब मैदान सियासत में पहले से बड़ा किरदार अदा करेंगे। The footprints of the establishment are there. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। आज बिलाखिर 43 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया, लेकिन सियासी माहौल उसी तरह मड्डी नजर आ रहा है। ख्वाजा साद रफीक ने तो वादे तौर पर आज कह दिया कि अदालती हुक्म के खिलाफ वो रिव्यू में जा रहे हैं, जबकि इमरान खान की अपने रुकने कौमी असम्बली आयशा गुलाले के इल्ज़ामात की बाज़गश्त मुख्तलिफ हवालों से ज़ेर बहस है। क्या अब ये काबीना 43 मेंबर्स काबीना, जिसमें 26 जो हैं वो वफाकी वुज़रा हैं और बाकी वुज़राए ममलिकत हैं, क्या मुल्क के गवर्नेंस के मसाइल हल कर सकेंगे, या ये वफाकी काबीना आने वाले इलेक्शन को सामने रखकर बनाई गई है, या फिर दीगर सियासी जमातों और दीगर एक्टर्स पर दबाव के लिए इतनी बड़ी काबीना बनाई गई है? क्या मुल्क के अंदर सियासी माहौल बेहतर होगा? और आज जो शाहिद आफरीदी ने एक दर्दमंदाना अपील की, उसको कोई गौर से देखेगा, उस पर कोई गौर करेगा? हमारी ये मौज़ूआत हैं। ज़ाहिर है मुल्क के संजीदा मसाइल हैं और इसीलिए हमने आज का पैनल भी बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियंस को हमने मदऊ किया है। मेरे मेहमान हैं मीर हासिल खान बजिंजो, सरबराह नेशनल पार्टी और वफाकी वजीर हैं, आज ही उन्होंने हल्फ लिया है। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब शफकत महमूद साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और नादरीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं MKM पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया। शफकत महमूद साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगा। आपने एक तो आज कह दिया कि ख्वाजा आसिफ साहब को कोई सफारती आदाब नहीं आते, लेकिन मेरा क्वेश्चन और है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये काबीना ऐसी बनी है जिसमें एक तो चौधरी निसार अली खान जो पोर्टफोलियो मांग रहे थे उनको नहीं मिला, बल्कि पिछली काबीना में दो वुज़रा जिनकी आपस में टसल थी, चौधरी निसार अली खान के मुखालिफ को वो पोर्टफोलियो दे दिया गया, वजारत खारजा का ख्वाजा आसिफ साहब के पास आ गया, और वजीर दाखिला भी चौधरी एहसन इकबाल बने, जिनके बारे में चौधरी निसार अली खान ने वादे तौर पर बयान भी दिया था। आपकी एज अ सीनियर पॉलिटिशियन में असेसमेंट चाहूंगा, ये एंटी निसार कैबिनेट है, ये कोलिजन की कैबिनेट है, ये तसादम की कैबिनेट है, ये कॉन्फ्रंटेशन की कैबिनेट है, ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब हासिल बजिंजो साहब हमारे दोस्त हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो उन्होंने हलफ लिया है। अच्छा, उसके बाद पराजा साहब, 2-3 चीज़ें हैं जो कि जहन में रखने की ज़रूरत है। पहली तो बात यह है कि जब आप एक इतनी बड़ी काबीना बनाते हैं तो वो इटसेल्फ एक इशारा होती है कि अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, और आप बड़ी काबीना बनाते हैं ताकि जितने धड़े ग्रुप्स हैं सबको अकोमोडेट कर लिया जाए। तो ये एक बड़ी कैबिनेट एक्चुअली एक सियासी मसाइल की निशानदेही करती है, रादर दैन दिस कि वो उसको सियासी बेहतरी की का इशारा करे। दूसरा ये है कि चौधरी निसार को तो वर्चुअली फारग कर दिया गया, उनके जितने भी, उनको एक उनकी मर्जी की वजारत नहीं दी, उनके दुश्मनों को दे दी। पिछले 4 साल से ख्वाजा आसिफ की और निसार की गुफ्तगू नहीं थी आपस में। ख्वाजा आसिफ को वो मिनिस्ट्री दे दी जो निसार मांगते थे, और उसके बाद एहसन इकबाल को उनकी मिनिस्ट्री दे दी। तो यानी कि चौधरी निसार को तो वर्चुअली उन्होंने धक्का नहीं लगाया, बल्कि वर्चुअली कहा है कि जनाब थैंक यू वेरी मच, आप जहां मर्जी चाहें जाएं, लेकिन उनका बिल्कुल उनको फारग कर दे। लेकिन चौधरी निसार तो आज शाम ही, चौधरी निसार अली खान साहब आज शाम भी वो पार्टी के नारे लगा रहे थे, वो मियां नवाज शरीफ का साथी होने की बाकायदा तौर पर तकरीर कर रहे थे। मैंने भी सुनी, आपने भी यकीनन सुनी होगी। देखिए ना, चौधरी निसार अली खान एक मंजे हुए सियासतदान है, उन्होंने सारी उम्र सियासत में गुजारी है। वो कोई ऐसी बात या हरकत नहीं करना चाहते जिससे लगे कि जनाब आज वजीर नहीं है तो वो फौरी तौर पे उन्होंने एक रिएक्ट करके तो ये कर दिया। वो बड़े समझदार आदमी हैं, लेकिन मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने
अया हो जाएगा कि बेचारे वो तो फारग हो गए। इसी तरह ये एक इशारा शहबाज शरीफ को भी है, क्योंकि निसार और शहबाज जो है वो बहुत करीबी दोस्त हैं, और पार्टी के अंदर समझा जाता है कि इन दोनों का एक ही धड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये शहबाज के लिए भी एक इशारा है कि आप अपने, और ये जो बातें चल रही हैं कि शहबाज नहीं आ रहे, एक्चुअली शहबाज को एक लिहाज से कोई आने नहीं देना चाह रहा। तो इसलिए बहुत सारे मसाइल हैं नून लीग के अंदर, और इसका बाकी रह गया ये कि जी परफॉर्मेंस क्या होगी, क्या होगा, वो तो कोई ऐसी ये परफॉर्मेंस के लिए काबीना नहीं बनाई गई। ये काबीना बनाई गई है सियासी मसाइल को जो उनको नज़र आ रहे थे, पार्टी यूनिटी का जो मसला था उसको एड्रेस करने के लिए बनाई गई। फिर कुछ उनके इत्तेहादी हैं, जिस तरह हासिल साहब हैं, वो ठीक है, वो पहले भी थे अब भी हैं, तो उनको उन्होंने वजारत में यकीनन इसी नुक्ते पे रहिए। मीर हासिल बंदेजो साहब, शफकत महमूद साहब बड़ा ग्रेसफुली आपको मुबारक दे रहे हैं और हमारी तरफ से भी आपको मुबारक, आप काबीना में हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो सवाल मैं शफकत महमूद साहब से भी कर रहा था, बड़ी कैबिनेट बनी है, हम इसको कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन को सामने रखकर ये कैबिनेट बनाई गई है, नए चेहरे आ गए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ सूबों से कोशिश की गई है कि ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव कैबिनेट बन जाए। सर पहले तो शफकत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं पाकिस्तान में चंद जो पॉलिटिकल सिनारों में कुछ संजीदा लोग हैं, उनमें से कम जिसका मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उनमें शफकत महमूद साहब है। और मैं समझता हूं कि अगर इस किस्म के थोड़ा सा बर्दबार लोग अगर पॉलिटिक्स में जमा हो जाएं और एक तरह सोचने लगें, तो शायद इस किस्म का जो गौर गप्पाड़ा आप सुन रहे हैं शायद ये तम जाए। बदकिस्मती से हर कोई अपनी जगह अकेला अकेला है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि पहले तो मैं आपके और शफकत भाई के दोनों की इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूं कि जो चौधरी निसार अली खान थे वो फॉरेन मिनिस्ट्री मांग रहे थे। उसने कोई फॉरेन मिनिस्ट्री की डिमांड नहीं की है, उसने कोई फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं मांगी है। शायद लोग उस बात को या तो प्रॉपरली, क्योंकि वो उस कैबिनेट के अंदर हुई थी, आप लोगों तक सही पहुंचा नहीं है, या आपसे पहुंचते पहुंचते वो तोड़ मरोड़ हो गया है। तो असल हकीकत क्या थी जो काबीना में आपने काबीना में होने की इशारा दिया, वो क्या बात थी एग्जैक्टली? मैं वही बात मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे जी जी, कि उसमें चौधरी निसार अली खान ने ये बात कही थी कि मियां साहब मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। एक दफा शुरू में मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं उस जमाने में जब पहली कैबिनेट थी, मुझे ये पता नहीं, याद भी नहीं है कि उनके कब उनकी पहली कैबिनेट थी, उस जमाने में मैंने एक ख्वाहिश जाहिर किया था कि मुझे फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाए। और उस वक्त आपने नहीं, उसने बिल्कुल ऐसी फ्रैंक अंदाज में कहा कि शहबाज ने उस वक्त मेरी ख्वाहिश बर्बाद कर दी। उसने अभी की फॉरेन मिनिस्ट्री की बात नहीं की है, अब उसने फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं मांगा है, न उसने कोई किसी भी मिनिस्ट्री की डिमांड की है। लेकिन मीर साहब अदब के साथ कता कलामी माफ कीजिएगा, 1988 के बाद जितनी भी हुकूमतें मुस्लिम लीग नवाज की बनती रही, नून लीग की बनती रही, ये आज पहली बार है कि चौधरी निसार अली खान साहब काबीना का हिस्सा नहीं है। मसाइल तो फिर कुछ ना कुछ तो होंगे जिनकी तरफ शफकत महमूद साहब इशारा कर रहे थे। आप थोड़ा सा आगे बढ़ने देना, आप थोड़ा सा आगे बढ़ने देना। जी जी जी। तो उसने कतई तौर पे कोई फॉरेन मिनिस्ट्री की बात नहीं की थी। उसने जो फॉरेन मिनिस्ट्री की बात की थी बस पता नहीं 90 का था या 85 में हुकूमत में थे नहीं थे, आई डोंट नो, उस जमाने की थी, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसके रिजर्वेशन है, उसके गिले हैं, उसका झगड़ा नहीं है। दो चीजें देखें, आप नोट कर लें, एक गिला होता है, एक झगड़ा होता है। चौधरी निसार अली खान का गिला है नवाज शरीफ से, उसने अपने गिले खुल के किए, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किए, उसने उसको कैबिनेट में किए। मगर अब ये कहना कि जी उसको आइसोलेट किया गया है, वो उसको बाहर फेंका गया है, आज भी कैबिनेट में दो आदमियों के हवाले से जो बात हुई, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हुई
और दूसरी जो बात हुई खुद प्राइम मिनिस्टर ने की और हम सारी कैबिनेट को इंडोर की, दूसरा जो है वो चौधरी निसार अली खान के हवाले से की। इस वक्त चौधरी निसार अली खान ने ये जिम्मेदारी ली है कि मियां साहब यहां से निकलेंगे, लाहौर तक जाएंगे, उसकी सारी मॉनिटरिंग, उसकी सारी मैनेजमेंट वो चौधरी निसार ने अपने जिम्मे ली। मीर साहब इसी नुक्ते पे रहिए, मीर साहब इस नुक्ते पे रहिए। चौधरी निसार अली खान के हवाले से जो बात हुई मैं उसके ऊपर अगले सेगमेंट में बात करूंगा। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। एमक्यूएम ने वोट तो दिया, इधर आकर एमक्यूएम पाकिस्तान ने वोट दिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब को एज प्राइम मिनिस्टर, तो काबीना में नहीं आई आपकी पार्टी? नहीं जी जनाब, हमने जो इस दफा वोट दिया है, मुल्क में एक बहरानी सी कैफियत थी, फिर बदकिस्मती से अपोजिशन भी किसी एक मुश्तरका उम्मीदवार तक नहीं पहुंच पाई। तो इस वक्त फिर जमहूरी रिवायतें और उसूल ये कह रही थी कि जो फिर अक्सरियती, जिसके पास अक्सरियत है ऐवान में, फिर आप उसको वोट देकर ये जमहूरियत के तकाजे भी पूरे करें और इस बहरान से निकलने में मदद दें पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को, पाकिस्तान की जमहूरियत को। तो मेरा ख्याल है ना हमने, हमारी ऐसी ख्वाहिश है, ना हमारे मुतालबे की लिस्ट में ऐसी कोई चीज थी। हाँ, हमने एक बात का गिला था जिसको रिपीट किया है कि देखिए हम सिंध के शहरी इलाकों के नुमाइंदे हैं, जिसका अलग से कोटा है, जिसका अलग से एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। वो कोटा जो कि सिंध के शहरी इलाकों का आपने अलग कर दिया है, जो कि कहीं पाकिस्तान में किसी और सूबे के अंदर ये तकसीम नहीं है, उसको भी, उसकी मॉनिटरिंग भी हमारे हवाले नहीं है। और वो जो 40% में मिलना था वो 2 और 5% है। वो शहर जो आज 3 करोड़ की आबादी है, 70% दे रहा है। आज वो पैसे को पानी को तरस रहा है। भाई वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। खुदा के लिए पंजाब से निकल के बाकी तरफ देखिए, और कुछ ना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। आप इंसाफ फराम करें, आप इंसाफ फराम करें। देखिए आज आपका देखे ना, आप जो बात फरमा रहे हैं, फैसलाबाद में 3 वजारतें गई, अकरम अंसारी साहब, आबिद शेर अली साहब भी और तलाल चौधरी साहब भी फैसलाबाद एक शहर में, और पूरे सिंध को मेरा ख्याल है 3 मिली हैं। आप मुशाहिदुल्लाह खान हैं, फिर 2 इत्तेहादी हैं उनके, राशिदी साहब हैं और मुर्तजा जतोई साहब हैं। देखिए पराचा साहब, बात यह है कि जो जहनी सतह और अप्रोच आपको बुरहान की तरफ ले जाती है ना, दानिश्वर कहते हैं कि उसी जहनी सतह और अप्रोच से आप बुरहान से निकल नहीं सकते। तो आने वाले वक्तों में हमें देखना यह है कि ये मौजूदा काबीना, देखिए बुरहानी वक्त में बनी है, इंतखाबी से ज्यादा बुरहानी ये कैबिनेट है, ये बुरहान के अंदर मजीद ले जाएगी या उससे निकालने में मदद करेगी, ये वक्त बताएगा। चलें इसी नुक्ते पे रहिए डॉक्टर साहब। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी मुल्क के मसाइल हैं, और खसूसन आजकल जो मीडिया की जीनत बने हुए हैं, आज पार्लिमानी पार्टी बनाने का ऐलान हुआ। खुद वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जी एक पार्लिमानी पार्टी बननी चाहिए, कमेटी, पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए। ज़रा उस इशू पे बात करेंगे। आयशा गुले लाले साहिबा के जो इल्ज़ामात हैं या उनकी जो शिकायत हैं, दीगर सियासी जमातें उनको कैसे ले रही हैं, और ख़ुद PTI उस हवाले से क्या सोच रखती है। मरकजी सेक्रेटरी तलात जनाब शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बातचीत कर रहे हैं। मीर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ऐवान में यानी कौमी असम्बली में आज एक पार्लिमानी कमेटी बनाने की बात की गई आयशा गुले लाले साहिबा के हवाले से। ऐवान में तो नून लीग की अक्सरियत है, वो जब स्पीकर साहब नामजद करेंगे, ज़ाहिर है अक्सरियत की वजह से ज़्यादातर लोग भी नून लीग से या इत्तेहादियों में आ जाएंगे, अपोजिशन को अपना शेयर मिल जाएगा। लेकिन PTI मसलसल ये कहती है कि इन्हीं लोगों ने ये इंजीनियर किया सारा कुछ, तो पार्लिमानी कमेटी तो फिर उसी हवाले से रिपोर्ट देगी। खदशात तो दुरुस्त हैं PTI के। मसला क्या है? हेलो जी, आयशा गुले लाले साहिबा के इल्जामात के हवाले से एक पार्लिमानी कमेटी बनाने का ऐलान हुआ है। पराचा साहब, मैं आपसे गुजारिश कर लूं, जिस दिन से ये इशू उठा है, मैंने अपने अंदर फैसला किया है कि मैं इस सब्जेक्ट पे बिल्कुल नहीं बोलूंगा,
मैं इस पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ना ये मेरा जहन की बात है, ना ये मेरी लेवल की बात है। मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि इस मसले पे मैं कोई कमेंट्स नहीं दूंगा। लेकिन पार्लिमानी कमेटी बन रही है मीर साहब, आप कुछ भी नहीं, इसमें आप कुछ भी कहें, मैं एक लफ्ज भी कमेंट करूं। चल इधर ही रुकिए। शफकत महमूद साहब, पार्लिमानी कमेटी बनी है, बनाने का ऐलान हुआ है, आपकी पार्टी पार्लिमान का हिस्सा है, 33 आपके मेंबर्स हैं। पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए पार्लिमान की अपनी कमेटी का आप बाइकॉट का सोचते हैं या हिस्सा बनेंगे किसी स्टेज पे? पहले तो बात यह है कि मैं हासिल भाई की जो अप्रोच है मैं उसकी दाद देता हूं, क्योंकि सियासत कभी ऐसी सतह पे नहीं गिरनी चाहिए जहां पे इस किस्म के इल्ज़ामात और इस किस्म की एक घटिया लेवल जो है उस पर हम आ जाएं और एक दूसरे के ऊपर इस किस्म का कीचड़ उछालना शुरू कर दें। तो मैं तो हासिल साहब को सलाम पेश करता हूं। काश कि ये चीज़ बाकी लोगों को भी पता होती। ये जो इस वक्त सिलसिला ड्रामा चल रहा है, ये इसके पीछे जो लोग हैं वो एक सियासी मकसद हासिल करना चाहते हैं। और ये जो आज आपने देखा है नेशनल असेंबली में, ये भी सारा एक ड्रामा है। मुझे आप एक चीज बताएं कि अगर नेशनल असेंबली की या पार्लियामेंट की एक कमेटी बनती है जिसमें मेजॉरिटी मेंबर्स रूलिंग पार्टी के होते हैं, वो तो मैं खुद गुजारिश कर रहा हूं आपसे, वो तो मैं खुद गुजारिश कर रहा हूं। मैं वही गुजारिश सुन लें ना, गुजारिश सुन लें, एक मिनट सुन लें। जी। और बाकी जमातों के होते हैं जो हमारी हरीफ है। मैं इंडिविजुअल मेंबरान की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहा, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन वो पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक है। तो क्या ये मुमकिन है कि ये जो इंक्वायरी होगी वो उसमें कोई गैर जानिबदारी होगी? हम इंक्वायरी तहकीकात का वेलकम करते हैं, हम कहते हैं, बल्कि हम कहते हैं जरूर होनी चाहिए। तो फिर कैसी तहकीकात आप इम्पार्शियल होनी चाहिए? आप कैसी तहकीकात मांगते हैं? कोई भी इम्पार्शियल कमीशन बन जाए, कोई भी ऐसी इम्पार्शियल, हमें उस चीज से कतन कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हमारे सियासी हरीफ जो है जमातें, मैं फिर कहता हूं इंडिविजुअल मेंबरान बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर हमारे सियासी हरीफ पार्टियां जो है उन्होंने हमारे ऊपर जज और ज्यूरी बनना है, तो मेरा ख्याल है कि ये इंसानी फितरत के खिलाफ है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि कोई भी इंक्वायरी कमीशन, इंडिपेंडेंट, जुडिशल, कोई कुछ बन जाए, हम वेलकम करेंगे। फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो, एक्सपर्ट्स आए, हर चीज देखे, हम उसको वेलकम करते हैं। तो मैं ये समझूं शफकत महमूद साहब, क्या मैं ये समझूं कि आप चूंकि मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीटीआई के, पीटीआई ऐसी किसी भी पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट करेगी? देखें, बायकॉट का लफ्ज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, हम रस्मी तौर पे हमारी पार्टी ने बैठ के इस पे एक फैसला करना है, लेकिन जो मैं आपको गुजारिशात कर रहा हूं वो एक लिहाज से आप समझ सकते हैं कि कॉमन सोच है हमारी पार्टी के अंदर, और हम उसका हिस्सा बनने के बारे में हमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। क्योंकि मुझे आप खुद बताएं, अगर कमेटी जो है उसमें सारे लोग वो बैठे हैं जो कि उन जमातों से हैं जो हमारी सियासी हरीफ है, और उनमें से नून लीग, जो हम समझते हैं कि ये सारा जो ड्रामा हो रहा है इसके पीछे नून लीग है, तो जो ड्रामे को करा रही है वो हमारे पे जज बन के बैठेगी। शफकत साहब इधर ही रुकिए, इधर ही शफकत महमूद साहब इसी नुक्ते पे रहिए। डॉक्टर साहब, मैं यही सवाल आप पे छोड़े जा रहा हूं। नाजरीन, टाइम चेक के लिए ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पे यही सवाल है कि क्या पार्लियामान को तहकीकात करनी चाहिए? दोनों अरकान कौमी असम्बली हैं, एक पीटीआई के चेयरमैन हैं, लीडर हैं पूरी पार्टी के, एक उन्हीं की पार्टी की रुकने कौमी असम्बली हैं, या फिर किसी कोर्ट से या किसी जेआईटी से तहकीकात करवाना चाहिए? डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद मैं यही सवाल आपसे टेकअप करूंगा।
वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू देख रहे हैं लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आप पे मैंने एक सवाल छोड़ा था। पीटीआई के चेयरमैन एक अपनी पार्टी के सरबराह हैं और वो दुरुस्त कहते हैं कि इतना अरसा हुआ वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यंगस्टर उनके साथ हैं, कभी किसी ने शिकायत कोई नहीं की ऐसी जिस तरह के इल्जामात लगे। दूसरी तरफ एक मुअज़्ज़िज़ खातून है, वो ऐवान की मेंबर हैं, 4 साल से हम भी देख रहे हैं, सोबर खातून है, वो एक बात कर रही हैं। इस मसले का हल पार्लियामान की कमेटी को करना चाहिए या कोई और किसी सतह का कमीशन बनाना चाहिए? देखिए पराचा साहब, इस मौजू पे बात करने के हवाले से तो मेरी ये भी वही दुश्वारियां हैं जो कि हासिल बिजंजो साहब को है। लेकिन मामला ये है कि पार्लियामान को की फालियत, पार्लियामान को जो रोल अदा करना चाहिए उसमें पार्लियामानी कमेटी का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए था। लेकिन क्या हमें इसका आगाज एक ऐसे ही वाक़े से करना था? हमें पानी की तकसीम, NFC अवार्ड, जो छोटे सूबों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, कोटा सिस्टम के मामला, इन सब पे हमने कभी पार्लियामानी कमेटियां नहीं बनाई हैं। हम पार्लियामान का मजाक उड़ाने से बचें। ये जो वाक़या हो गया बड़ा बदनसीबी है, बड़ी बदनसीबी। देखिए, इससे सियासी जमात या सियासी शख्सियात ही नहीं, पूरी सियासत, और सियासत होगी तो फिर जमहूरियत, फिर जमहूरी ताकतें जो है इनको ये एक दूसरे को खुद कमजोर कर रही हैं। इल्जामात की सियासत कर करके हमने अपने मंशूर को, अपने हमारे पास जो प्रोग्राम से अपने मुल्क के लिए, उन सबको कहीं पीछे छोड़ दिया है। मैं समझता हूं कि हम इतराज ना करते इस तरह की पार्लियामानी कमेटी के उस पे, या ना इतराज कर रहे हैं, लेकिन क्या इसी से आगाज करना था? इससे बड़े बड़े अहम मसाइल हैं, जिसका कौमी मसाइल है। पाकिस्तान की आवाम जो सतह गुर्बत से कहीं मरते मरते जिंदगी कर रही है और जीते जी मौत के जहर पी रही है, उस पर हमने कभी पार्लियामानी कमेटी नहीं बैठाई है जिसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों, तमाम इलाकों की नुमाइंदगी हो, किसी नतीजे में पहुंचे, पाकिस्तान को मिलकर चला सकें। आपने आगाज यहाँ से कर दिया है इस ऐसे वाक़े को जिसको बैठ के टीवी पे फैमिली के साथ देखने का दिल नहीं करता है। देखिए, हमें बहरहाल हमें ये कहीं इस बात को जहन में रखना चाहिए कि सियासी शख्सियात के लिए भी उनके इनफरादी किरदार जो है उसकी भी बड़ी अहमियत है। और लोग, आम लोगों से ज्यादा जो रहनुमा है, उनके हवाले से इस तरह का वाज़े किरदार होना चाहिए कि कोई उंगली भी न उठा सके। ये आपने बड़ी अहम बात की है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी यंग एक टीम आई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बड़े मुतासिर कुन लोग हैं, काफी नौजवान लड़के भी हैं, इनमें से एक ये भी थी। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी गुफ्तगू, सब। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि वो खुद, ये हालात ने उनको इस दलदल में डाल दिया है। हम सबको दुआ करना चाहिए कि पाकिस्तान पे इस तरह का वक्त, पार्लियामान पे इस तरह का वक्त दोबारा ना आए। चले, इसी नुक्ते पर रहिए। मीर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। अभी आप कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ बाय रोड जाएंगे, संडे को जाना है, ऐलान हो चुका है, 11 बजे यहाँ पंजाब हाउस से निकलेंगे, फिर उन्होंने बाबू साहब इंटरचेंज के जरिए लाहौर में दाखिल होना है। चौधरी निसार अली खान को इंतजामात का इंचार्ज बनाया गया है। ये मियां नवाज शरीफ बाय रोड जाने का फैसला करके कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, कोई बड़ा एक स्पेक्टुलर सा शो करना चाह रहे हैं? मैंने कहा कि उसने किसको, चौधरी निसार को जिम्मेदारी नहीं दी है। चौधरी निसार ने वॉलंटरीली ये सारे जिम्मेदारी अपने आप पे ली है। ठीक है, दुरुस्त है। लेकिन मैं आपसे बात करता हूं कि मैं समझता हूं कि जो भी हो, सियासी आदमी को जब भी मुश्किल होती है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो सबका वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, जाहिर है कि हर कोई, अब हमारा जो आखिरी सहारा जो होती है वो अवाम होती है और पब्लिक होती है। अब अगर आपको याद होगा, जब बेनज़ीर जलावतनी से आई थी 10 अप्रैल 1985 को, उस जमाने भी जी तो आपने देखा कि किस तरह लाहौर में उतरी और उसने किसका सहारा लिया? यकीनन अवाम का सहारा लिया। अगर आप उसकी दूसरी दफा देखें, जब वो कराची लैंड कर गई
तो तब भी उसने, आपने देखा कि वो अवाम के पास गया। तो यकीनन नवाज शरीफ इस बात को महसूस कर रहा है, इसको रियलाइज कर रहा है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, तो मैं अपना मुद्दा लेके अवाम के पास जाता हूं। मेरे ख्याल में ये हर किसी का हक है, हर किसी का राइट है। ये नवाज शरीफ का भी राइट है, ये इमरान खान का भी राइट है, ये बात दुरुस्त है मीर साहब, आपकी बात दुरुस्त है, बट अदालत ने उनको डिस्क्वालीफाई किया। मुस्लिम लीग नवाज बार बार कहती है हम अवाम की अदालत में जाएंगे। मियां नवाज शरीफ का हक है, मियां शहबाज शरीफ का हक है, बेनजीर भुट्टो मरहुमा का हक था, बट मकसद क्या है इसका? क्या कोर्ट का ऑर्डर अनडू हो सकता है, इससे प्रेशर डाला जा सकता है? क्या मकसद क्या है? प्रोफेसर, मैं आपको एक वाकया छोटा सा सुनाऊं, मेरे ख्याल में शायद आपके या किसके शफकत महमूद के किसमें नॉलेज में हो। दुनिया में अवाम का फैसला बहुत बड़ा होता है। तमिलनाडु की एक अदालत ने, वहां की एक चीफ मिनिस्टर थी जयललिता, आप याद आपको, तो उसको उन्होंने किसी तरह से, उसके पता नहीं करप्शन के इल्जाम थे क्या थे, उसको उन्होंने इलेक्शन से हिस्सा लेने से बैन कर दिया, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। मगर उसके बाद 4 महीने बाद इत्तेफाक इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में जो जयललिता की पार्टी थी तमिलनाडु में, वो स्वीप कर गई। उसने 2/3 मेजॉरिटी वोट ले लिए, और हुआ ये कि जब 2/3 मेजॉरिटी लेके आए, तो तमिलनाडु की असेंबली ने ये क्या कि जी हम उसको तो हल्फ ही नहीं लेंगे जब तक जयललिता पे केस वापस नहीं लिया गया है। तो केस वापस लिया गया। मैं नहीं कहता हूं कि यहां ऐसा होगा, मगर देखिए दुनिया की प्रेशर से बहुत सी चीजें दुनिया में हुई है। मगर यह है कि जब भी पॉलिटिशियन के पास, वो जब महसूस करता है मेरे पास रास्ते कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उसका दूसरा ऑप्शन जो है अवाम होता है, और ये उसका राइट होता है। ये नॉर्मलिटी है, इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोई जरूरत नहीं। चल इसी नुक्ते पर ये शफकत महमूद साहब, यही सवाल आपसे। मियां नवाज शरीफ इतवार को यकीनन वो लाहौर में दाखिल होंगे, आप लाहौर में बैठे हैं, आपका शहर है, ये क्या मैसेज आप फील करते हैं इस ऐलान से, और फिर अल्टीमेटली मियां साहब के बाय रोड लाहौर तशरीफ ले जाने पे? नहीं, उनका हक है, वो बाय रोड जाएं लाहौर, अवाम के पास जाते हैं तो बिल्कुल जाएं, लेकिन वो डिस्क्वालीफाइड हैं, वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो पार्टी के कायद नहीं के हेड नहीं रह सकते फॉर्मली। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अगर पब्लिक में जाते हैं तो उनका राइट है, जाएं ज़रूर पब्लिक में। लेकिन एक चीज़ मैं हासिल भाई ने जो बात की है, मैं ज़रा एक चीज़ उसमें थोड़ी सी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, और वो ये करना चाहता हूँ कि आपको अगर सारे पाकिस्तान के अवाम भी वोट दे दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको वो ये वोट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिले वो कानून से बालातर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करप्शन की इजाज़त मिल जाती है। इसलिए कि कवानीन जो है, हमारा मुल्क जो है वो कवानीन के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलता है, और अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसका सद्दे-बाब और उसका ताज़ीर मौजूद है। अवामी सपोर्ट जो है वो उस सद्दे-बाब या ताज़ीर को ख़त्म नहीं कर सकती, और राइट ज़रूर है सियासतदानों का, जाना भी चाहिए। ये और बात है कि जिस किस्म के रिमार्क्स और जिस किस्म की जजमेंट आई है नवाज शरीफ साहब के बारे में, और जिस तरह वो करप्शन के रेफरेंसेस 4 गए हैं जिसमें उन पे बड़े बड़े इल्जामात हैं, और उनको झूठा भी करार दिया है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वो तो कहते हैं करप्शन नहीं है, वो तो शफकत साहब वो कहते हैं करप्शन नहीं है, बल्कि ये तो अकामा पे नाअहली हुई है। नहीं, गलत बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है उनकी, वो पब्लिक में जा रहा है। नहीं, एक मिनट, हम उस बैकग्राउंड के क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हमारा तो ये कि वो पब्लिक में जा रहे हैं, उसके मानी क्या है? नहीं, जरूर जाए पब्लिक में, लेकिन एक गुजारिश मैं कर लूं, अगर आप जजमेंट डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं ये ज़रूर नून लीग के जिस तरह दोस्त जो हैं वो आजकल लगे हुए हैं, रोज़ सुबह उठ के सुप्रीम कोर्ट को अटैक करते हैं, नाजेबा अल्फाज सुप्रीम कोर्ट के बारे में लेते हैं, ये मुल्क में जमहूरियत की साख को कमज़ोर कर रहे हैं। इदारे कमज़ोर होंगे तो जमहूरियत कमज़ोर होगी।
लेकिन जिस तरह वो बेनुकत बातें जजेस के बारे, और मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे सिविल सोसाइटी के कुछ एक्टिविस्ट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट बातें कर रहे हैं। भाई ये नहीं करना चाहिए। अगर एक सेकंड आप मुझे दे, एक सेकंड मुझे जी जी मीर साहब शफकत भाई, मेरी राय बिल्कुल आप दोनों से मुख्तलिफ है। वो इस तरह है कि देखिए, मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द एनी कोर्ट। मैं तो सेशन कोर्ट का भी इतना इज्जत करता हूं जितना सुप्रीम कोर्ट का करता हूं। मैं थोड़ा सा माजरत के साथ, अगर आज जजों की बात करें तो मेरे ख्याल में, अगर मैं नहीं कह सकता, अगर मैं चीफ जस्टिस होता, चाहे वो फवाद चौधरी होता, चाहे वो आपका होता, चाहे नून का होता, मैं एक ऑर्डर पास करता कि जब तक हमारा जजमेंट नहीं आए इस पे कोई तबसरा नहीं कर सकता। ये फर्स्ट जिम्मेदारी थी अदलिया का, जो पास करता, न ये मैस होता, न आप ये पीटीआई और पीएमएल रोज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है ना दस्तों गिरेबान होते, न ये एंकर यहाँ पे ये सारी कोर्ट की और पार्टियों की पगड़ियां उछलती। मुझे बहुत अफसोस हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पहले दिन पास करता कि मेरे जजमेंट मुकम्मल नहीं होता, इस पे कोई बात नहीं करता, तो मेरे ख्याल में ये सारा मैस एक लफ्ज के साथ ही खत्म होता, मगर बदकिस्मती से उन्होंने नहीं किया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। मैं सामने क्वेश्चन रखा है तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के कि मियां साहब इतवार को लाहौर जा रहे हैं, उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम कह लें या अवाम के पास वापस जाना कह रहे हैं, अदालत ने उनको डिस्क्वालीफाई किया। फिर कुछ सिविल सोसाइटी मेंबर्स जिनकी तरफ शफकत महमूद साहब इशारा कर रहे हैं, और कल यहाँ पर हमने आसमा जहांगीर साहिबा को सुना, आपने भी पढ़ा होगा, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये फेयर है, ऑब्जेक्टिव क्या आपकी नजर में है इस तरह से बाय रोड जाने के? फिर लाहौर में जाहिर है रैली होगी, लोग निकलेंगे, पंजाब में उनकी हुकूमत है, लोकल बॉडीज उनकी हैं, फेडरल गवर्नमेंट उनकी है। देखिए, मेरा ख्याल है उन पर उनको नाअहल करार दिया गया है मेंबर बनने के लिए। उनको नाअहल करार दिया गया है किसी भी अदालतों ने, क्योंकि वो वजीर आजम या किसी और ओहदे पे नहीं रह सकते। मेरा ख्याल है सियासत पे पाबंदी नहीं लगी है। और आज भी मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के ऐवान की कौमी असम्बली की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी है। तो अगर वो ये अपनी पॉपुलैरिटी चेक करने का भी इनके पास मेरा ख्याल है मौका भी होगा और हक भी होगा। देखिए, मैं समझता हूँ, लेकिन उसका अंदाज ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे कि आप अदालतों या इदारों के सामने आके खड़े हो गए। आप को हक है कि आप अपने मरीज से। डॉक्टर साहब, मेरा यही तो क्वेश्चन है, मेरा एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है कि मैसेज क्या आप देना चाह रहे हैं? हाँ, बस ये है, आपकी नीयत वाज़े तौर पर इस पूरे सफर में वाज़े होनी चाहिए। ये सफर कहीं सफरिंग फ्रॉम सफर ना हो जाए। तो ये बड़ी अहम बात है। देखिए, किस इदारों के सामने, इदारों को एक दूसरे के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि इदारों में सबसे कमजोर इदारा कोई साबित हुआ है तो ये मुकन्नना है। यही हमारी असेंबलियां हैं, इनको मजबूत करना भी जरूरी है, लेकिन ये कन्फ्रंट्रेशन के जरिए नहीं होगी। ये मजबूत होगी हमारे अपने जाती किरदार से लेकर फिर बड़े फैसलों से लेकर अवाम को अपने साथ शामिल करने से। डॉक्टर साहब आज जब कैबिनेट का ओथ होना था, ख्वाजा साद रफीक साहब यही बात कर रहे थे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, अदालत में हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। वो तो आप जिन इदारों के टकराव की बात कर रहे हैं वो तो खुलेआम कह रहे हैं ना, हुकूमती बेंचेस अपने ग्रीवेंसेस का इजहार कर रहे हैं कि भाई हमें इंसाफ नहीं मिला। अवाम के पास जाने का मकसद फिर क्या है? देखिए, अदालतों से इंसाफ ना मिले इसके भी कानूनी तरीके मौजूद है ना। अदालत तो नहीं कहती कि वो हर पे आखिर है। अगर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किया था रिव्यू में चले जाते हैं। आपको अपने वो तमाम ऑप्शंस को भी एग्जॉस्ट करना चाहिए, अवाम तक अपनी बात रखें, लेकिन बात रखने के भी तरीके होते हैं। उससे कन्फ्रंट्रेशन की फिजा, देखिए लोग कह रहे हैं कि 2018 जो है वो इसकी मुद्दत भी पूरी हो जाएगी इस ऐवान की, और इसके साथ साथ
जमहूरियत के 10 साल भी पूरे हो जाएंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को 10 साल से ज्यादा मिले ही नहीं आज तक 70 साल में। तो एहतियात के दामन हाथ से ना छोड़ा जाए। जमहूरियत को मजबूत करना है आपको, तो तुर्की की मिसाल उठानी पड़ेगी। सिर्फ उसकी तस्वीर नहीं दिखा के आप मजबूत कर सकते। इस तरह के हुक्मरान आपको लाने पड़ेंगे कि जो आम लोगों की जिंदगियों की तरह जिंदगी बसर करने की सलाहियत, हिम्मत और कुव्वत रखते हों। देखिए, आपको तमाम सियासी जमातों को ऐसे लोगों को ऐवानों में लाना पड़ेगा जो ना सिर्फ आम आवाम की तरह उन मसाइल को जानते हों, बल्कि उससे नबर्द आजमा भी हो। जिसने बस पे लटक के सफर ही ना किया हो, जिसने लाइन में लगकर पानी ना भरा हो, जिसने आप पाकिस्तानियों की तरह दुखी ना झेला हो, तो फिर शहजादों की तरह रहेगा, बादशाहों की तरह रहेगा। एक मौका समझेगा, जबकि इख्तिदार इम्तिहान होता है, उससे हमें पास करना होता है। हमें सबसे पहले खुद को मजबूत करें अपने किरदार के जरिए। आइए ऐलान करें तमाम सियासी जमातों की कायदीन कि आइंदा ना वो खुद कभी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ना उनका खानदान कभी इलेक्शन में लेगा। ये कौन सी जमहूरियत है जो ऐवानों और खानदानों में बंद होकर रह गई है? निकालिए उसको। आप रोड पे निकल रहे हैं, अपनी जमहूरियत को भी निकालिए। एक ऐसी जमहूरियत जो अवाम की दहलीज तक पहुंच सके। और डॉक्टर साहब, यही जमहूरियत का बेसिकली जो जमहूरी इक़्तिदार के फाउंडिंग फादर थे, उनका एग्जैक्टली यही मीनिंग था। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, शफकत महमूद साहब, मीर हासिल बजिंजो साहब, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। नादरीन, बातचीत तो आपने सुनी, लेकिन बात वही है जो शाहिद आफरीदी ने की है आज, कि खुदा के लिए हम ऐसे कामों से, ऐसी बातों से बाज रहें, क्योंकि अंदरूने मुल्क तो अपनी जगह पे जो कुछ होता है, बाहर भी पाकिस्तान बदनाम होता है, हमारा मुल्क बदनाम होता है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।